नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करेंगे हम संसद में आए अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। यह अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, क्यों आया है, क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव। लोकतंत्र में कोई भी सरकार तभी तक सत्ता में रह सकती है जब उसके पास निर्वाचित सदन में बहुमत है। संविधान का आर्टिकल 75 सेक्शन 3 इस बात को स्पष्ट करता है। लोकसभा का कोई भी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सांसदों का समर्थन जुटा लेता है, वो कभी भी मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के वोटिंग को मंजूरी मिलने के बाद इस पर चर्चा होती है। लोकसभा में इसके बाद चर्चा होती है और फिर वोटिंग होती है। और अगर चर्चा के बाद बहुमत सरकार के समर्थन में होता है तो सरकार बनी रहती है, अन्यथा अगर अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में होता है तो सरकार गिर जाती है। सांसद रंजन गोगोई द्वारा यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो अब हम जानते हैं कि इसकी जरूरत क्या है और क्यों यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। कांग्रेस की मंशा क्या है आखिर इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने की। अपोजिशन के बेंगलोर के 2 दिवसीय बैठक में माननीय नीतीश कुमार को उस बैठक का कन्वीनर नहीं बनाया गया और कोई फैसला नहीं निकल के आया। यहाँ तक कि हम जानते हैं माननीय अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। माननीय शरद पवार जी की पार्टी पहले ही टूट चुकी है, तो इस बात पे एक ही उम्मीदवार बचती हैं, वो है माननीय ममता बनर्जी, जो कि मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, जो एक मजबूत दावेदार होंगी विपक्ष की। और इस बात से कांग्रेस बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और उन्होंने उन्हें साइलेंट करने के लिए एक फैसला लिया। इस फैसले का एक ही रास्ता निकलता है कि मणिपुर मुद्दे पे चर्चा, जो कि संसद नियम के तहत 2.5 घंटे की है, उसे ना करके विशेष चर्चा में ऐड किया जाए और इस पे चर्चा की जाए, जिसके लिए सत्ता पक्ष कभी नहीं मानेगा। और मणिपुर के मुद्दे पे अधिक से अधिक हंगामा करके संसद नियम के अनुसार 2.5 घंटे की चर्चा न की जाए और विशेष चर्चा में इसको लाया जाए, और सत्ता पक्ष कभी इसकी अनुमति नहीं देगा और इस कारण इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। अविश्वास प्रस्ताव में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, राजस्थान, मणिपुर, छत्तीसगढ़। और जैसा कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और उनके कार्यकाल पूरे होने वाले हैं और चुनाव इसी वर्ष हैं। और कोई भी फैसला अगर लिया जाता है तो 355 और 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो इसका सबसे ज्यादा भुगतान ममता बनर्जी को होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इसी वर्ष चुनाव होने वाले हैं। मणिपुर में सांसदों की संख्या 2 है और जिससे कांग्रेस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वहां पे ईसाई और हिंदुओं के बीच में बढ़ते हैं और कांग्रेस का टारगेट माइनॉरिटी वोट्स है। और बंगाल जो कि एक बड़ा राज्य है, इसलिए उन्हें उसे टारगेट करना है, जिसका फर्क सीधे सीधे ममता बनर्जी के इमेज पे जाएगा। कांग्रेस इस बात पे अड़ी है कि माननीय प्रधानमंत्री इस मणिपुर मुद्दे पे अपना वक्तव्य दें, जबकि हम जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है और अमित शाह इस पे संपूर्ण स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार बैठे थे। लेकिन कांग्रेस का मुख्य टारगेट ममता बनर्जी हैं और उनके कद को छोटा करना है, ताकि सत्ता पक्ष द्वारा बंगाल मुद्दे पे कोई ऐसा कड़ा फैसला लाया जा सके जिससे स्थिति उत्पन्न हो, जिससे ममता बनर्जी के कद को छोटा कर दिया जाए और ममता बनर्जी पीएम रेस से बाहर हो जाए, और यहाँ तक कि वो बंगाल में ही सीमित रहें और कांग्रेस इस मंशे में कामयाब हो जाएगी। धन्यवाद।